Good morning, dear students. Welcome to Study with Preksha 5483. आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 7th में सामाजिक विज्ञान में हमारा पर्यावरण का अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी। पृथ्वी की सतह पर निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। कभी कभी ये परिवर्तन भूपृष्ठ के नीचे भूकंप अथवा ज्वालामुखी क्रिया के कारण होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ परिवर्तन धीरे धीरे अपक्षय, अपरदन और मानवीय क्रियाओं द्वारा भी होते हैं। अर्थात पृथ्वी के बदलते स्वरूप के लिए प्रकृति और मानव दोनों उत्तरदायी हैं। यानी कि अगर पृथ्वी का स्वरूप बदलता है तो उसके लिए केवल प्रकृति ही उत्तरदायी नहीं है, उसके लिए मानवीय क्रियाएं भी जिम्मेवार हैं। कि कई बार भूकंप आने से, बाढ़ आने से किसी स्थान का नक्शा बदल जाता है, तो कई बार हम लोग ही कुछ ऐसा कर देते हैं कि पृथ्वी का स्वरूप बदल जाता है। और ये परिवर्तन पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे दोनों तरफ होते हैं। पहला क्रियाकलाप है कि पृथ्वी की सतह पर तुम्हें क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं, सूची बनाओ। पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों में अचानक से रेगिस्तान में किसी टीले का उभर आना या गायब हो जाना, ज्वालामुखी विस्फोट में या भूकंप में किसी नगर का नष्ट हो जाना, बाढ़ आने के कारण कृषि योग्य भूमि का नष्ट हो जाना आदि हैं। कि पृथ्वी की सतह के ऊपर जो हमें स्पष्ट दिखाई दे सकते हैं वो इस तरह के परिवर्तन हैं। उन्हें अलग लिखो जो मनुष्य के कारण और प्रकृति के कारण हो रहा है। तो परिवर्तनों के प्राकृतिक कारण है भूकंप, ज्वालामुखी, अपक्षय और अपरदन। मानवीय कारण हैं भवन व सड़क निर्माण, तापमान में वृद्धि, खनन, हथियारों व गोला बारूद का प्रयोग और वन काटना। अगले क्रियाकलाप में आपको एक समाचार पत्र का चित्र दिया गया है और साथ में एक छोटा सा समाचार है कि धरती कांपी और सारा देश कांप उठा। नगर संवाददाता अहमदाबाद। गुजरात में भूकंप से विध्वंस और मौत का जो तांडव देखने को मिला वह रोंगटे खड़े करने वाला है। तो ये अखबार की खबर पढ़कर, यहां तो शॉर्ट में दिया हुआ है, ये अभ्यास मात्र के लिए है कि आप अखबार में से कोई खबर पढ़ने के बाद उस पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं या नहीं। तो क्रियाकलाप 2, अखबार में छपे इस समाचार को पढ़कर बताओ यह किस बारे में है। यह समाचार गुजरात के भुज शहर में 26 जनवरी 2001 को आए भूकंप के बारे में है। चित्र देखकर भूकंप से होने वाले विनाश की सूची बनाओ। ये भूकंप बहुत गंभीर था। पूरे शहर में जन धन की बहुत हानि हुई थी। पानी की सार्वजनिक वितरण प्रणाली तबाह हो गई थी, पाइपें फट गई थी, बड़ी बड़ी इमारतें टूटकर गिर गई थी, फोन, बिजली सप्लाई और परिवहन व्यवस्था ठप हो गई थी। बच्चे गणतंत्र दिवस की परेड में भाग ले रहे थे, उनके ऊपर रास्ते में इमारतें गिरती गई और बहुत अधिक संख्या में मृत्यु हुई थी। कल्पना करो अगर तुम्हारे निवास स्थान पर भूकंप आ जाए तो क्या क्या हानियां होंगी। भूकंप से घर की दीवारों में दरारें आ सकती हैं, भवन गिर सकते हैं, कीमती सामान जैसे टीवी व फ्रिज इत्यादि गिरकर टूट सकते हैं और जन की हानि भी हो सकती है, यानी कि लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। नीचे एक मानचित्र दिया गया है जिसमें इस विश्व को
प्लेट्स में बांट कर दिखाया गया है, यानी कि धरती के विशाल भूखंड, ये यूरेशियन प्लेट जिसमें यूरोप और एशिया महाद्वीप आता है। उसके बाद नीचे ये भारतीय प्लेट जिसमें भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके आगे अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीकी प्लेट, और अमेरिका महाद्वीप में अमेरिकन प्लेट, और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में प्रशांत प्लेट, और नीचे अंटार्कटिका में अंटार्कटिका प्लेट। यहां प्लेट का अर्थ है भूखंड, जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा। तो ये प्लेटें गति करती रहती हैं। यूं तो इनकी गति बहुत धीमे है अपनी जगह से दूसरी जगह पर जाने की, लेकिन जब ये एक दूसरे से टकराती हैं तब भूकंप आता है। इसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल कहते हैं। 35 किलोमीटर की गहराई पर प्लेटें टकराने से आया भूकंप। गुजरात में भयानक विनाश लीला मचाने वाला भूकंप धरती की सतह से 35 किलोमीटर से भी कम गहराई पर 2 भूस्तरों के टकराने से आया। भारतीय प्लेट उत्तर की ओर यूरेशियाई प्लेट से टकराई। अब उत्तर की ओर का मतलब है ऊपर, नक्शे में उत्तर दिशा ऊपर और दक्षिण दिशा नीचे, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। जब ये प्लेट ऊपर को चली, उत्तर का मतलब ऊपर को, और यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराई, तो सुदूर दक्षिण से लेकर उत्तर में नेपाल तक धरती कांप उठी। भूपटल का ऊपरी भाग 100 से 150 किलोमीटर तक एक पतली किंतु दृढ़ परत है जो 6 प्रमुख हिस्सों में बटा हुआ है। ये प्लेट्स के नाम आपके सामने हैं। आप एक मानचित्र लें विश्व का और उसमें ये सारी प्लेट्स दिखाएं। ये प्लेटें गतिशील हैं और इनके किनारे पर ही सभी विवर्तनिक घटनाएं जैसे ज्वालामुखी व भूकंप आदि होते हैं। तो पहला प्रश्न है, तुम्हारे अनुसार गुजरात में भूकंप की उत्पत्ति का कारण क्या था? गुजरात में भूकंप धरती की सतह के नीचे 2 भूस्तरों के टकराने से या 2 प्लेटों के टकराने से आया। अब प्लेट क्या है? भूपटल के ऊपरी भाग की दृढ़ परंतु पतली परत को प्लेट कहते हैं और सारे भूपटल को 6 भागों में बांटा गया है। सभी विवर्तनिक घटनाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी आदि कहां संपन्न होती हैं? इन प्लेटों के किनारों पर। भूकंप आने पर तुम बचाव के लिए कौन कौन से तरीके अपनाओगे? किसी कोने में या मजबूत मेज के नीचे छिप जाएंगे, आग वाले स्थान व कांच की वस्तुओं से दूर रहेंगे। भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र मानचित्र में दर्शाए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और समझें। सबसे पहले ये संकेत तालिका देखिए। जो बिल्कुल काला भाग है ये सबसे अधिक डेंजर वाला है। फिर उससे नीचे, उससे थोड़ा कम जो प्लेन है जिसके अंदर कोई चिन्ह नहीं है वो सामान्य है, यानी कि वहां भूकंप आने का खतरा ना के बराबर। फिर जोन 2 न्यून और जोन 1 न्यूनतम। इन्हीं संकेतों के आधार पर देखिए जो भारत का पूर्वोत्तर का भाग है, 7 सिस्टर्स, ये उत्तराखंड और इधर कच्छ का रण, यहां भूकंप आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। फिर उसके बाद जोन 4 है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का पहाड़ी वाला इलाका। जो हिस्सा बीच में खाली है वो सामान्य क्षेत्र है। जहां बिंदु हैं ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र का भीतरी इलाका। यहां न्यून संभावना है भूकंप आने की। और ये जो खड़ी लाइनें हैं
यह न्यूनतम क्षेत्र है। इस मानचित्र को देखकर आप एक खाली मानचित्र लें और उसमें भी रंगों की सहायता से दिखाएं। ये 3 तरह के प्रश्न नीचे दिए हैं। काले रंग से दिखाना है अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र, लाल रंग से अधिक यानी कि जोन नंबर 4, और पीले रंग से आपने दिखानी है जोन नंबर 1। ये देखिए, ये मैंने भरा हुआ है। इसे देखकर आप भी इस मानचित्र को भरिए। पेपर में भी ऐसे प्रश्न आते हैं। अब इस मानचित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वे कौन कौन से राज्य हैं जो अधिक भूकंप प्रभावित जोन में आते हैं? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार। मानचित्र पर अपना राज्य पहचान कर लिखो कि यह कौन से भूकंप जोन में आता है। हमारा राज्य हरियाणा अधिक भूकंप प्रभावित जोन में आता है। हमने भूकंप के बारे में जाना। उसी तरह ज्वालामुखी के संदर्भ में जानकारी दी जा रही है कि पृथ्वी की सभी प्लेटों का घनत्व एक जैसा नहीं है। कोई कम घनत्व वाली है, कोई अधिक घनत्व वाली। तो ये जो कम घनत्व वाली प्लेटें हैं, इनके ऊपर, इनके नीचे अधिक घनत्व वाली प्लेटें आ जाती हैं, और जहां अधिक गहराई पर चट्टानों का तापमान अधिक होता है, इस कारण ये पिघलने लगती हैं। और जब इनके पिघलने से जो पदार्थ निकलता है उसका दबाव किसी कमजोर सतह पर पड़ता है तो वो जगह फट जाती है। उसे हम ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखकर बताओ कि अधिकांश ज्वालामुखी 2 प्लेटों की सीमा पर क्यों पाए जाते हैं। 2 प्लेटों की सीमा पर घनत्व कम होता है और अधिक तापमान के कारण वहां चट्टानें पिघल जाती हैं। क्या कारण है कि ज्वालामुखी के निकटवर्ती क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस होते हैं? ज्वालामुखी विस्फोट से पहले पृथ्वी की सतह के नीचे अत्यधिक दाब बन जाता है, जो बाहर निकलने के लिए प्लेटों पर दबाव बनाता है, और इसी से हमें भूकंप के झटके आते हैं। हम भूकंप के झटके महसूस करते हैं। ये देखिए, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी और वे किस देश में हैं? माउंट कैमरून कैमरून में है, क्राकाटाओ इंडोनेशिया, सेंट हेलेना अमेरिका, बैरन ज्वालामुखी भारत में है, मध्य अंडमान में, और नारकोंडम ज्वालामुखी उत्तरी अंडमान में है। इस चित्र में देखिए कि कुछ पेड़ इमारत की जड़ों में उग रहे हैं, और यहाँ ये पहाड़ी में पेड़ों की जड़ें हैं। इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है कि बिल्डिंग्स में दरारें पड़ जाती हैं और शैल व भवन टूट जाते हैं। अगले 2 प्रश्न आप स्वयं कीजिएगा। अपक्षय और अपरदन के कारण पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाली भू आकृतियां: बाढ़ का मैदान, चाप झील, विसर्प, डेल्टा, जलप्रपात, समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैक और बालू टिब्बा। इनके चित्र आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से देखकर बनाइएगा। सबसे अधिक अपरदन पहाड़ी क्षेत्रों में ही क्यों होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव सबसे अधिक होता है, क्योंकि ढलानों पर पानी तेज गति से बहता है और मिट्टी के कण उसके साथ बह जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपरदन का मुख्य कारण पवन है। तेज गति से हवा चलती है और रेत हल्का होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। क्रियाकलाप 7 में आपको नदियों का प्रवाह स्थल दिखाया गया है कि नदियां अपने जहां खत्म होती हैं समुद्र में मिलती हैं। तो कुछ नदियां तो समुद्र में गिरते हुए
पंजे के आकार की त्रिकोण आकृति बनाती हैं, इन्हें हम डेल्टा कहते हैं। और कुछ नदियां समुद्र में गिरते समय डेल्टा नहीं बनाती, उनका केवल मुख चौड़ा हो जाता है, उसे हम एस्चुरी कहते हैं। तो ये देखिए, भारत की वो नदियां जो डेल्टा बनाती हैं, गंगा, कावेरी और कृष्णा, और जो डेल्टा नहीं बनाती वो है नर्मदा और ताप्ती। ये उत्तर गलत लिखा गया है, ये यहां नीचे आएगा। क्या तुम्हारे क्षेत्र में कोई नदी है? वो कहाँ मिलती है? किसी झील, तालाब या नदी में मिलने से पूर्व किस प्रकार की आकृति बनाती है? तो हमारे क्षेत्र में केवल बरसाती नदियां हैं, वो किसी झील, तालाब आदि में नहीं मिलती हैं। नीचे दिए गए चित्र में डेल्टा कहाँ बन रहा है, ये हमें घेरा बनाकर दिखाना है। तो ये देखिए, ये त्रिभुजाकार की आकृति बन रही है अंत में, ये डेल्टा है इस नदी का। नीचे दिए गए चित्र की सहायता से अनाच्छादन के मुख्य कारक। अनाच्छादन अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रियाओं को कहते हैं। अनाच्छादन, आच्छाद माने पर्दा, जब ऊपर का पर्दा हट जाए तो अनाच्छादन। तो वो तीव्र गति से पवन का चलना, वर्षा व नदियां और समुद्री तरंगे अपक्षय और अपर्दन के प्रमुख कारक हैं। ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।